आटा खरीदेंगे। अब कभी हमारे परिवार और बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। बहुत हो गया एक निवाला खाकर पानी पीकर दिन बिताना। आज तो हम अपने बच्चे और परिवार के लिए आलू की तरह तरह की सब्जियां बनाएंगे और थोड़े आलू बेचकर आटा खरीदेंगे और रोटी की जगह गर्मा गर्म पूड़ियां बनाएंगे। नीलम और अनन्या अपने आंचल में आलू भर लेती हैं। रास्ते में एक दुकानदार को थोड़े आलू देकर बदले में आटा लेती हैं और आटा लेकर बारिश में अपने घर चली आती हैं। अरे इतने सारे आलू और इतना सारा आटा। बहू, आज हम सब पेट भर कर खाना खाएंगे। अच्छे से खाना बनाना कम नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, कम नहीं पड़ेगा। आप लोग बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए। ठंडी ठंडी बारिश में हम सब गर्मा गर्म खाना खाएंगे और आज पेट भर कर खाएंगे। अनन्या आलू धोकर कुछ आलू चूल्हे पर उबलने रख देती है और कुछ आलू काटने लगती है। वहीं नीलम आटा गूंथकर पूड़ियां तलना शुरू करती है। थोड़ी देर में आलू की 3 तरह की सब्जियां और गर्मा गर्म पूड़ियां तैयार होने लगती हैं। तभी तेज हवाओं, कड़कड़ाती बिजली और मूसलाधार बारिश के साथ भयंकर मौसम शुरू हो जाता है। हे भगवान, इतनी तेज हवा चल रही है और कितनी तेज बिजली कड़क रही है। बारिश देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इंद्रदेव क्रोधित हो गए हों। मम्मी, मम्मी वो देखो, हमारी छत से कितना ज्यादा पानी टपक रहा है। यहाँ भी पानी टपक रहा है। हे भगवान, ये क्या होने लगा? हमारी छत से तो पहले से भी ज्यादा पानी टपकने लगा है। अब तो हर जगह से ही पानी टपक रहा है। नीलम और अनन्या खाना और राशन जमीन पर छोड़कर घर में जगह जगह पानी रोकने के लिए बर्तन लगाने लगती हैं। तभी बाहर से पूरी तरह भीगे हुए अरुण और नीरज दौड़ते हुए घर में आते हैं। भैया, आप दोनों ठीक है ना? इतने घबराए हुए क्यों हैं? अरे पूरे गांव में पानी भर गया है। हम साहूकार को बुलाने खेत से निकले थे, उसी समय तेज बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते पूरा खेत पानी में डूब गया। हमारे सारे आलू भी पानी में डूब गए। अरे लगता है गांव में बाढ़ आने वाली है, कहीं पूरा गांव पानी से भर न जाए। रामलाल इतना कहता ही है कि तभी घर का छप्पर इधर उधर से टूटकर घर के अंदर गिरने लगता है और बरसात के पानी से देखते ही देखते घर में घुटनों से ऊपर तक पानी भर जाता है। उसी पानी में नन्ही सी पायल डूबने लगती है। मम्मी, मेरे मुंह में पानी जा रहा है। मम्मी, मम्मी मैं डूब रही हूँ। मम्मी, मम्मी। अरुण, पायल को पकड़ो, पायल पानी में डूब रही है। अरुण और नीरज दोनों बच्चों को अपने कंधों पर उठा लेते हैं। देखते ही देखते घर और गांव में कमर तक पानी भर जाता है। अरे जल्दी घर से बाहर निकलो, अगर ये छप्पर हमारे ऊपर गिर गया तो हम सभी इसी पानी में डूब जाएंगे। सभी तुरंत घर से बाहर निकलते हैं। घर से निकलते हुए अनन्या पानी में तैर रहे 4 आलू और आटे का डिब्बा एक पोटली में बांध लेती है। गांव का निचला हिस्सा पूरी तरह से पानी में डूब गया होता है और सभी अपने परिवार के साथ पलायन कर रहे होते हैं। अरे जल्दी करो वरना हम सब इसी पानी में डूब जाएंगे। बेटी के ससुराल चलो, जल्दी जल्दी सभी अपने रिश्तेदारों के पास निकल जाओ। अगर गांव से निकलने का रास्ता बंद हो गया तो सब इसी बाढ़ में भूखे प्यासे डूब कर मर जाएंगे। हमारे सभी पड़ोसी और गांव के लोग पलायन कर रहे हैं, पर हम कहाँ जाएं? हमारा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है। हम गरीबों का तो सिर्फ भगवान ही था। अब लगता है वो भगवान भी हमसे रूठ गया है। अब हम क्या करें? ये वक्त रोने का नहीं, खुद को जान बचाने का है। सभी गांव के ऊंची चट्टान और पहाड़ की तरफ चलिए, वहाँ पानी नहीं पहुँचेगा। पूरा परिवार एक दूसरे का हाथ पकड़कर तेज बारिश में भीगते हुए गांव के ऊंचे पहाड़ पर चढ़ता है। वहाँ एक पेड़ के सहारे बैठ जाता है। माँ जी, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। माँ जी, बहू थोड़ा संभाल बहू, अभी तेरा 8वां महीना ही लगा है। पहाड़ चढ़ने की वजह से पेट में दर्द हो रहा है। पूरा परिवार अपनी आंखों के सामने अपना घर, गांव, खेत और अपने पड़ोसियों की बर्बादी देखकर रोने लगता है। इसी तरह रात बीत जाती है। अगली सुबह बारिश थोड़ी कम होती है, पर गांव का निचला हिस्सा अभी भी पूरी तरह जलमग्न होता है। कहाँ हम कह रहे थे कि हमारे दुख भरे दिन बीत गए भैया और सुख आने वाले हैं। सुख आया तो सही, पर हमारे नसीब में नहीं हुआ। घर में खाना बना हुआ था, पर हम पेट भरकर खाना भी नहीं खा पाए और अब तक पूरा परिवार भूखा है। घर से निकलते हुए मैंने पानी में तैर रही कुछ आलू और आटे का डिब्बा उठा लिया था और इस पोटली में बांध लिया था। अगर कहीं से सूखी लकड़ी मिल जाए तो आज के खाने का इंतजाम हो जाएगा। इतनी बारिश में सूखी लकड़ी या घास तो नहीं मिल सकती। हाँ, अगर इस पेड़ की छाल को खुरचकर और तने से कुछ हिस्सा निकाल पाए तो उसमें आसानी से आग लग सकती है और हम खाना पका सकते हैं। नीरज और अरुण एक पत्थर से पेड़ की छाल और तने को खुरचकर थोड़ा ईंधन इकट्ठा करते हैं और फिर 2 पत्थरों को आपस में रगड़कर आग जलाते हैं। और अनन्या अपनी पोटली खोलती है और एक आलू छोड़कर सभी आलू सड़ गए होते हैं और आटा पूरी तरह पानी में बह गया होता है। सिर्फ एक आलू खाने लायक है और आटा तो पूरी तरह से पानी में बह गया है। इस आग में एक आलू भून लेते हैं, वही एक आलू सब खा लेंगे, नहीं तो भूखे ही रहना पड़ेगा। भाभी आप बहुत लापरवाह है, सारे आलू सड़ा दिए और आटा पानी में बहा दिया। अगर बहू लापरवाह है तो तूने क्यों नहीं संभाल कर रख लिया? सभी अपने भूख पर काबू करो और बहुओं की गलती मत निकालो।
बहू तू एक आलू ही भून, हम इसी में खा लेंगे, न जाने ये बारिश कब तक होती रहेगी। नीलम आग में एक आलू भूनती है और उसी एक आलू को थोड़ा थोड़ा पूरा परिवार खाता है और सभी बारिश का पानी पीकर दिन बिताते हैं। और 3 दिनों बाद बारिश बंद होती है। आखिरकार 3 दिनों के बाद बारिश बंद तो हुई। अब हम यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं। आप दोनों गांव से निकलने का कोई रास्ता ढूंढिए, तब तक हम गांव के ऊपरी रिहायशी इलाके में जाकर कुछ काम ढूंढते हैं। इतनी तेज बारिश हुई है, थोड़ी बहुत तबाही वहाँ भी मची ही होगी, कुछ न कुछ काम तो वहाँ मिल ही जाएगा। नीरज, अरुण, गर्भवती अनन्या और नीलम चट्टान से उतरते हैं और दोनों भाई पानी में उतरकर गांव से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। वहीं नीलम और अनन्या काम की तलाश में एक बार फिर विमला के दरवाजे पर पहुंचती हैं। हमारे सभी आस पड़ोसी तो गांव छोड़कर चले गए हैं, पर हम फंस गए हैं। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, क्या कुछ मदद मिल सकती है? खाने की कोई चीज मैं दे नहीं सकती हूँ, न जाने कब तक गांव का निचला हिस्सा पानी से भरा रहे। हाँ, पर मेरे घर के आसपास काफी गंदगी इकट्ठा हो गई है, तुम लोग इसकी साफ सफाई कर दो तो मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। हाँ हाँ, हमें मंजूर है। कई दिनों से भूखी और कमजोर नीलम और अनन्या किसी तरह विमला के पूरे घर और बगीचे की साफ सफाई करती है, जिसमें आधा दिन निकल जाता है। फिर विमला से 100 रुपए लेकर अनन्या और नीलम अरुण और नीरज के साथ अपने परिवार के पास आती हैं, जहां दोनों बच्चों को तेज बुखार होता है। ये क्या हुआ? बच्चों को बुखार कब हो गया? भाभी, आप लोगों के निकलते ही धीरे धीरे इनका बदन तपने लगा और इन्हें बुखार हो गया। बच्चे इतने दिनों से बारिश में भीग रहे हैं, बुखार तो होगा ही। अब हम क्या करें? गांव में तो कोई डॉक्टर ही नहीं है। आपको शहर जाने का कोई रास्ता मिला? हाँ, हमें एक रास्ता मिला है, वहाँ पानी सिर्फ सीने तक है। हमें 100 रुपए मिले हैं, हम अपने बच्चों को शहर लेकर जाएंगे, वहाँ से दवाई खरीदेंगे। वैसे भी खाने का सामान शहर में ही मिलेगा, गांव के रिहायशी इलाके तक तो कोई खाने का सामान देने को तैयार ही नहीं है। इतना कहकर नीलम, नीरज, अरुण और अनन्या बच्चों को कंधे पर उठा लेते हैं और सीने तक पानी में उतरकर कई किलोमीटर तक पानी में चलते हुए शहर के मेडिकल स्टोर पहुंचते हैं। जी, आपके दोनों बच्चों की दवाइयों के 80 रुपए हुए हैं। 3 दिन तक ये दवाइयाँ खिलाइएगा और बच्चों को भीगने मत दीजिएगा, बच्चे ठीक हो जाएंगे। आप दोनों भाई बच्चों को संभालिए, तब तक हम पास के सब्जी और आटे वाले से थोड़ी थोड़ी सब्जी और आटा लेकर आते हैं। अनन्या 10 रुपए लेकर सब्जी वाले के पास आती है। भैया, 10 रुपए में सबसे सस्ती सब्जी क्या आएगी? कुछ भी नहीं आएगा। भैया, थोड़े आलू तो आ ही जाएंगे ना? एक आलू नहीं आएगा, बाढ़ की वजह से सब्जी और अनाज का दाम बहुत बढ़ गया है। भैया, कुछ तो दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं और बुखार से तड़प रहे हैं। एक आलू दे सकता हूँ बस। वैसे 10 रुपए में ये एक आलू भी मुश्किल है, फिर भी तुम लेकर जाओ। मैं भी गरीब हूँ, इसे ज्यादा तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैंने खुद आलू 200 रुपए किलो खरीदे हैं। अनन्या 10 रुपए का एक आलू खरीद लेती है। वहीं नीलम आटा खरीद रही होती है। अरे भाई, 10 रुपए का आटा मेरे पल्ले नहीं आएगा, कैसे दे दूं तुझे आटा? दे दो भैया, तुम्हें मेरे बच्चों की दुआ लगेगी। बच्चों का नाम सुनकर दुकानदार नीलम को थोड़ा सा आटा दे देता है। एक आलू और थोड़ा सा आटा लेकर दोनों बहुएं अपने पति और बच्चों के साथ वापस अपने डूबे हुए गांव में चट्टान पर आती हैं। तभी बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये बारिश फिर शुरू हो गई। दवाई वाले ने कहा था बच्चे बारिश में भीगने नहीं चाहिए, अब हम क्या करें? कड़कड़ाती बिजली में नीलम की नजर पहाड़ पर एक बड़ी दरार पर पड़ती है। हम पहाड़ के उस दरार में सर छुपा सकते हैं, दरार के अंदर बारिश का पानी नहीं आ सकता। अरे वाह! पूरा परिवार पहाड़ की दरार में जाता है, जहां बारिश से कुछ बचाव होता है। जब तक हमारे गांव में पानी कब नहीं हो जाता, हम इसी दरार में रहेंगे। यहाँ कम से कम हमारे बच्चे भीगेंगे तो नहीं। हाँ, यहाँ हम आसानी से खाना भी बना सकते हैं। कुछ पत्थर रखकर आग जला लेंगे और सीधा आग में रोटियां सेक लेंगे, साथ में आलू भी भून लेंगे। नीलम हवा से उड़कर अंदर आई कुछ सूखी टहनियां और पत्तियां इकट्ठा करती हैं और आग जलाकर बारिश के पानी से आटा गूंथकर रोटियां सेक लेती हैं और आलू भून लेती हैं। और फिर पूरा परिवार एक रोटी और एक आलू से ही थोड़ा थोड़ा खाकर अपनी भूख शांत करता है। फिर अनन्या बच्चों को दवाइयां खिलाकर अपने पास लेटा लेती है। इसी तरह रात बीतती है और फिर अगली सुबह मैं और अरुण शहर जा रहे हैं, कुछ काम ढूंढेंगे और कुछ राशन लाने की कोशिश करेंगे, जैसे कल लाए थे। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। 2 पैसे ज्यादा कमाएंगे तो कम से कम पूरा परिवार पेट भरकर खाना खा पाएगा। इस वक्त अनन्या बहू को खाने की सख्त जरूरत है। रामलाल अपने दोनों बेटों के साथ पहाड़ से नीचे उतरता है। चारों तरफ फिसलन होती है। तभी एक फिसलन भरी चट्टान पर रामलाल का पैर फिसल जाता है और रामलाल के पैर में मोच आ जाती है। आए माँ, मेरा पैर! अरे पिताजी, आप ठीक तो है ना? हे भगवान, आपके पैर में तो मोच लग गई है। पापा, आप यहीं रहिए, हम शहर से आते हुए आपके लिए कुछ दवाइयां भी लेते आएंगे। दोनों भाई रामलाल को सहारा देकर वापस दरार के अंदर ले जाते हैं। बड़े आए थे मदद करने, पैर में चोट लगा बैठे। अब बच्चे खाने के लिए राशन लाएंगे या तुम्हारी दवाई?
पापा जी को मेरी वजह से चोट लगी है, पर आप लोग चिंता मत कीजिए। पहाड़ पर दर्द कम करने वाला एक पत्ता उगता है, मैं उसका लेप बनाकर पापा जी के पैर पर लगा दूंगी, जिससे दर्द और मोच दोनों खत्म हो जाएगी। दोनों भाई कमाने के लिए शहर की तरफ निकल जाते हैं। अनन्या औषधि वाले पत्ते लाकर रामलाल के पैर पर लेप लगाती है। इससे रामलाल को काफी राहत मिलती है। ऐसी शाम होती है। दोनों भाई एक पन्नी में आटा और आलू सिर पर रखकर लौट रहे होते हैं। तभी गांव के मंदिर के ऊपर रामू 3 बच्चों के साथ दिखाई देता है। अरे भैया, तुम भी बाढ़ में फंसे हो क्या? अरे भैया, मैं पहले दिन से यहाँ फंसा हुआ हूँ। मेरे बच्चे और मैं बहुत भूखे हैं। अरे भैया, हम तो शहर से राशन लेकर आ रहे हैं, थोड़ा तुम ले लो। दोनों भाई अपना आधा राशन रामू को दे देते हैं और दोनों भाई बचा हुआ आधा राशन लेकर पहाड़ की दरार में अपने परिवार के पास लौट आते हैं और आधे राशन की सारी कहानी घर वालों को बता देते हैं। आप लोगों ने सही किया, उसके बच्चे भी हमारे बच्चों की तरह भूख से बिलख रहे होंगे। पर अब गांव से निकलने का वो एक रास्ता भी सर से ऊपर तक पानी से भर गया है और बारिश अभी भी हो रही है। कल तक तो गांव से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। लगता है हमें जिंदा रहने के लिए ये गांव छोड़ना ही पड़ेगा। ये उम्मीद बेकार है कि गांव में खुद ब खुद पानी कम होगा। खुद को और परिवार को जिंदा रखने के लिए बहुएं एक बार फिर एक आलू की सब्जी और एक रोटी बनाती हैं। पूरा परिवार एक आलू की सब्जी और रोटी में पेट भरता है और इसी तरह एक आलू की सब्जी और एक रोटी खाकर अपने दिन बिताते हैं। और आज सुबह अनन्या के पेट में जोरों से दर्द हो रहा होता है। मुझे बर्दाश्त नहीं होता। अब तो लग रहा है डिलीवरी ही होगी। मम्मी, भाभी का 9वां महीना चल रहा है, शायद इस बार सच में डिलीवरी ही होगी। शायद ये डिलीवरी का ही दर्द हो। ए जी, आप सब मर्द बच्चों को लेकर बाहर जाइए, मुझे यहीं बहू की डिलीवरी करानी पड़ेगी। पूरा परिवार बाहर निकल जाता है और शारदा अनन्या की डिलीवरी करवाती है। कुछ समय बाद अनन्या एक सुंदर लड़के को जन्म देती है। बच्चे की किलकारियां सुनकर पूरा परिवार अंदर आ जाता है। अरे काश सब कुछ ठीक होता। मैं कहीं भी मजदूरी करके अपने बच्चे के जन्म की खुशी में घर में मीठा बनवाता और अपने पड़ोसी दोस्तों को मिठाई बांटता, पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हमारे दोनों बच्चे फिर भी थोड़े से सयाने हैं, पर ये तो नवजात है। मैं अपने नवजात बच्चे को भूखा नहीं रहने दूंगी। अब तक मैं गर्भवती थी, जिसकी वजह से काफी परेशानियां होती थी, पर अब हमारा पूरा परिवार शहर जाएगा और शहर जाने का इंतजाम मैं करूंगी। इसी तरह आज का दिन बीतता है और अगले दिन सुबह सुबह अनन्या नीरज और अरुण की मदद से एक बड़े मोटे तने को पसीने से लथपथ खींचते हुए दरार के अंदर लेकर आती है। चाची, खाने की जगह आप ये पेड़ का तना क्यों लेकर आई है? हम कुछ पेड़ के तने को बीच में से खोखला करके एक नौका जैसी नाव बना सकते हैं। फिर नौका में बैठकर हम सब बारी बारी से गांव से शहर पहुंच जाएंगे। अरे मम्मी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इससे तो मैं भीगूंगी भी नहीं और बीमार भी नहीं पड़ूंगी। पूरा परिवार पानी में उतरता है और नीरज, अरुण और भी मोटे तने और बेलें लेकर आते हैं। बहुएं और पूरा परिवार तनों को बीच में से खोखला करके बेलों से मजबूती से बांधता है और एक जुगाड़ू नाव तैयार कर लेते हैं। दोनों भाई नाव पर रामलाल, शारदा और बच्चों को शहर तक पहुंचाते हैं और फिर शाम तक दोनों बहुएं प्रीति और रामू के परिवार को भी शहर तक पहुंचाते हैं। अरे धन्यवाद भैया, तुमने हमें बचा लिया। अब हम अपना रास्ता खुद ढूंढ लेंगे और भगवान ने चाहा तो एक बार फिर गाँव में मिलेंगे। अरे वाह, यहाँ तो बिल्कुल पानी नहीं है। यहाँ पानी तो नहीं है, पर शहर में कोई पहाड़ या जंगल भी तो नहीं है ना? हम कहाँ रहेंगे? सड़क के आसपास तो रह नहीं सकते, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और सड़क पर काफी गाड़ियां आती जाती रहती हैं। तभी पूरे परिवार की नजर सड़क के किनारे रखी बड़ी बड़ी पाइपों पर पड़ती है और पूरा परिवार एक बड़ी पाइप के अंदर चला जाता है। ये जगह बहुत अच्छी तो नहीं है, पर रात बिताई जा सकती है। कल सुबह हम कोई काम और रहने लायक अच्छी जगह ढूंढ लेंगे। कई दिनों से भूखा और सुबह की भागदौड़ से थका पूरा परिवार पाइप के अंदर सो जाता है। वहीं दोनों बच्चों की नजर सड़क पर भीख मांग रहे भिखारियों पर होती है। ऐसी रात बीतती है और अगली सुबह पूरा परिवार आंख खोलता है और सड़क के पार दोनों बच्चे भीख मांग रहे होते हैं। अंकल, मुझे कुछ खाने को दो ना, बहुत भूख लगी है। अंकल, हमारा पूरा परिवार भूखा है, थोड़ा आटा दे दो। मेरे बच्चे सड़क पर भीख मांग रहे हैं। बच्चों के पास एक औरत आती है और उन्हें कीड़े लगे आटा और सड़े आलू देती है। बच्चे आटा और आलू लेकर दौड़ते हुए पाइप में आते हैं, जहाँ सभी की आंखों में आंसू होते हैं। तुम लोगों को भीख मांगने के लिए किसने कहा? हम क्या इतनी मेहनत